चंदौली जिले के दुल्हीपुर इलाके के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के दौरान अचानक कार में आग लग गई। भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। किसी तरह आग पर आनन फानन में काबू पा लिया गया, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पेट्रोल भराने के बाद आग इंजन में लगी है। स्टार्ट करने के बाद हम नाटी मिली से दुल्हीपुर फैक्ट्री आ रहे थे, उसी समय आग लगी है। आग इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं पेट्रोल पंप इस आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डलवाने के बाद अचानक कार के इंजन में आग लग गई। वहीं कार में बैठे लोगों को पेट्रोल पंप कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग किस कारण से लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। यूपी के प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी पीसीएफ से मुलायम परिवार का दबदबा ध्वस्त हो गया। 30 साल बाद बीजेपी ने पीसीएफ के दोनों पदों पर कब्जा जमाया। पीसीएफ के अध्यक्ष का कहना है कि अब पीसीएफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम सभी मिलकर के इस पीसीएफ को परम वैभव के शिखर तक ले जाएंगे। कल आप कहेंगे कि भाई यह बोर्ड ऐसा है कि यह पीसीएफ वही पीसीएफ है, तो इसकी हम चिंता कर रहे हैं। आज से ही हम लोग शुरू कर दिए हैं। दरअसल यूपी के कोऑपरेटिव फेडरेशन में पिछले 30 साल से मुलायम परिवार का कब्जा था। इससे पहले शिवपाल के बेटे आदित्य यादव पीसीएफ के सभापति थे। अब ये कुर्सी उनसे छिन गई है और बीजेपी ने अपना परचम लहराया। हम आगे बढ़ेंगे और पीसीएफ को एक इन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि आप सभी के सामने ये आएगा कि क्या वही पीसीएफ था जो पुराने ऐसे लोगों के परिवार के कब्जे में था। ये अपने आप परिलक्षित होगा। 6 महीने में ये आपको। बेरोजगारों युवाओं को रोजगार देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां देगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में ये भर्ती होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देश पे 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी युवाओं को नौकरियों की सौगात देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सभी जन उपयोगी योजनाओं को जमीन पर उतारा है, इसी आधार के ऊपर जनता का विश्वास केंद्र सरकार पर बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार का आभार जताया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी पीएम मोदी को इन योजना के लिए धन्यवाद दिया है। उन अग्निवीरों को अपने यहाँ जो हमारे यहाँ पर पुलिस की भर्ती होगी, उस पुलिस की भर्ती में हम प्राथमिकता से उन जवानों को अपने यहाँ पर अवसर देंगे और उनको प्राथमिकता से सेवा उनकी यहाँ पर भी शुरू हो। भर्ती किए जाने की तैयारी कर रही है और जल्दी करीब 40,000 पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। इससे पहले 80 दिनों में 10,000 पुलिस भर्ती का कीर्तिमान बनाया गया। एसआई की भर्ती के लिए लगभग 9,500 से अधिक भर्ती की गई है। 500 से अधिक मृतक आश्रितों को भर्ती की गई है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के समक्ष हमारा लक्ष्य रखा था गृह विभाग का, पुलिस का, भर्ती बोर्ड का, वो पूरा हो गया है। अब उन्होंने पूरा रिव्यू फिर से किया है। आज ही उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि लगभग 40,000 सृजित पद हैं ये, इनमें जो अब भर्तियां होनी है उनको प्रत्येक दशा में दिसंबर 2023 तक भर दिया जाए। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। अब 15 जून से 30 जून तक प्रदेश में स्थानांतरण किया जा सकेगा।
और इसी के साथ कैबिनेट बैठक के दौरान कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना समेत 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभागों के लिए दिए गए रोडमैप को तय समय पर पूरा किया जाए और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा करने वालों की खैर नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक प्रदेश में कुल 337 उपद्रव के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 7 में घटनाएं केवल प्रयागराज में हुई थी। कुछ जनपदों में जरूर भीड़ भाड़ एकत्रित हुई थी। अब तक इसमें 337 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरी ओर 3 जून को कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की 7 घंटे तक चली पूछताछ में हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के लिए बाहर से टीम बुलाई गई थी। उन्नाव से उपद्रवी कानपुर पहुंचे थे। इसके अलावा कानपुर के एक बिरयानी दुकानदार ने फंडिंग भी की थी। साथ ही पत्थर इकट्ठा करने के लिए अलग से टीम बनाई गई थी, जिसने शहर की निर्माणाधीन इमारतों से पत्थर इकट्ठा किए थे। वहीं हिंसा के बाद एलआईयू की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। घटना से पहले जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें जफर हयात का नाम शामिल नहीं था, जिसको लेकर एलआईयू कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। प्रयागराज में जुम्मे के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो के आधार पर 10 उपद्रवियों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा और बवाल के आरोप में 70 आरोपी नामजद हैं और 5000 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। अगर हालात की बात करें तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अटाला और करेली इलाके में कई घरों में अभी भी ताले लटके हैं। नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। बाकी सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। वही खबर है कि पुलिस की रडार पर 100 से ज्यादा संदिग्ध हैं, जिनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि गुरुवार रात तक 500 से ज्यादा मोबाइल सक्रिय थे, जिसको लेकर एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के लिए सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। देश की पहली रैपिड ट्रेन के कोच गुजरात के सावली प्लांट से गाजियाबाद के दुहाई ला गए हैं। इस कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। दुहाई डिपो में टेस्टिंग के लिए ट्रैक बनकर तैयार है। ट्रेन सेट के 6 डब्बे दुहाई डिपो लाए गए हैं। पूरी ट्रेन को भी दुहाई में ही असेंबल किया जाएगा। मार्च 2023 तक देश की पहली RRTS ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। इसको पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये ट्रेन सेमी हाई स्पीड एरोडायनामिक है, जो कई तरह की सुविधाओं से लैस है। अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो आवारा सांडों से हमेशा होशियार रहिए, क्योंकि सांड कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। शाहजहांपुर का ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक सांड ने गली में निकल रहे एक बुजुर्ग को पीछे से हमला कर घायल कर दिया। सांड ने अपनी सींग से बुजुर्ग को हवा में उड़ा दिया। सांड के अटैक से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बुजुर्ग को सांड के हमले से बचाया। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सांड के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी सड़क पर खड़े हैं तो आसपास सांड को जरूर देख लें, क्योंकि इनका अटैक आपके लिए जानलेवा हो सकता है। गोंडा के नवाबगंज इलाके में चकपान गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 साल की किशोरी अचानक से बिजली के टावर पर चढ़ गई। हाई टेंशन बिजली के खंभे पर लड़की चढ़ी रही। लोगों ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल मां की डांट से नाराज होकर किशोरी 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई थी और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही। गनीमत रही कि बिजली आपूर्ति बाधित थी, इसके चलते कोई हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीण पहुंचे। उसकी मां और पुलिस ने काफी देर तक मान मनोबल की कोशिश की, तब जाकर किशोरी नीचे उतरी। बताया जा रहा है कि किशोरी मानसिक रूप से परेशान है और मां की फटकार से गुस्सा होकर टावर पर चढ़ गई थी। किशोरी के नीचे उतरने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। फिल्मी सितारों की दीवानगी, लोगों के सिर चढ़कर बोलने वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन किसी नेता के प्रति दीवानगी कम ही देखने को मिलती है। एटा में एक मुस्लिम शख्स ने अपने शरीर पर सीएम योगी का टैटू बनवाया है। सीएम योगी को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए उसने ऐसा किया। जब ये बात उनके मुस्लिम दोस्तों को पता चली तो उन्होंने इसकी काफी आलोचना की, लेकिन यामीन ने अपने दोस्तों की आलोचना को दरकिनार कर दिया।
नहीं, ऐसा होता नहीं है कि हर मुस्लिम समाज में हर कोई विरोध करता हो योगी जी का और मोदी जी का, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो तो हर कास्ट में होते हैं, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से कभी मिले हैं, मिलने चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भविष्य में अभी तो योगी आदित्यनाथ जी से नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो भविष्य में श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना भी चाहेंगे और टैटू भी दिखाना चाहेंगे। यामीन का कहना है कि वो सीएम योगी के कामकाज से काफी प्रभावित है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम योगी का विरोध करते हों, कुछ लोग हैं जो बेवजह विरोध करते हैं।